गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू पूजा गुप्ता सेशन। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपका स्वागत करते हैं हम पूजा गुप्ता चैनल पे और स्वागत करती हूँ कंप्यूटर सेशन पे। तो जल्द से जल्द क्लास के साथ जुड़िए और सेशन को लाइक कीजिए क्योंकि हम अपना सेशन जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज CSS। आपको इस पेपर से CSS के पेपर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि CSS में है क्या। बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम इसके बेसिक ही करेंगे कि क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स, किस तरह से जो है। देखिए, अगर आपको HTML में टैग लगाने आ गए हैं और टैग का पता चल गया तो आपको इसमें सिर्फ इसका सिंटेक्स अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जितने भी लोग हैं वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, अभी मेरे पास सिर्फ 2 कैंडिडेट्स देख रहे हैं, तो ममता कश्यप, नागो देवी, नीलम ठाकुर, नेहा ठाकुर, आरती जी, आपका स्वागत है। सुधीर जी, आप सभी का स्वागत है। फटाफट क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि हम CSS कर सकें और फटाफट सेशन को ख़त्म कर सकें। करें शुरू, खेल शुरू किया जाए। यहाँ हम खेलने नहीं आए हैं कुछ भाई। सुधीर जी, पुष्पा सूर्यवंशी जी, ठाकुर आरती जी, हम खेल करने आए हैं। खेल तो तब होता है जब पेपर में असली खेल तो तब दिखता है, ठीक है। मनीषा शर्मा, दिनेश कुमार, करें शुरू फिर हम। देखिए, HTML किस किस को समझ आ गया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर हमने किया था कि HTML का जो वर्जन है वो 5th आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आपने HTML पढ़ा उसमें जो है आपका 5 वर्जन, कितने हेडिंग्स होते हैं। HTML में सबसे बड़ा जो सिंटेक्स है दैट इज टैग्स और एट्रीब्यूट्स की सारी कहानी है HTML। और टैग्स अगर लिख देंगे, HTML का काम है डिस्प्ले करना डेटा को दिखाना। फ्रंट एंड हमने पढ़ा था उसका ब्राउज़र है और बैक एंड क्या है, नोटपैड प्लस प्लस कर लीजिए। तो ये सब हमने पढ़ा था HTML में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए एक तरह से एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपका HTML इज अ स्ट्रक्चर, HTML इज अ स्ट्रक्चर और CSS इज द मेकओवर। जस्ट एक एग्जाम्पल, आप घर बना रहे हो, अब घर पे जो वो ढांचा पूरा आप खड़ा कर दोगे, दैट इज द HTML। उस घर को फिर सुंदर ब्यूटिफाई कैसे किया जा सकता है, उसको पेंट मेकओवर करोगे पेंट से, उसके अंदर की फर्निशिंग, उसके अंदर की मेंटेनेंस, ये सारी मेंटेनेंस फर्निशिंग इज द CSS। समझ आई कि HTML लैंग्वेज किसी भी वेब ब्राउजर के, जिसको भी पहले पढ़ना है, देखिए HTML इज द स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन वेब ब्राउजिंग, सबसे बड़ी नेटवर्किंग या वेब ब्राउजिंग में जो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर क्रिएट करती है सभी लैंग्वेजेस का, दैट इज HTML। HTML के बाद जो प्रेजेंटेशन के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज योर CSS। और उसके बाद जो फैक्टर बिहेवियर बताता है वो आपका आता है जावास्क्रिप्ट। मतलब किसी को भी अगर वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो वेबसाइट को डिस्प्ले करना, मतलब उस पर डेटा डालना इज कॉल्ड एज अ HTML, ठीक है। लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है, उसको ब्यूटिफाई करना, उस पर फॉन्ट्स लगाना, उस पर सब कुछ, मतलब उसको सुंदर तरीके से मेंटेन या दिखाने के लिए एक सुंदर पिक्चर बनाना, दैट इज कॉल्ड CSS। तो मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हम अपनी बात करें, अगर हमारे अंदर हमारी जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटन, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज टोटली ए स्केलेटन। हम एक स्केलेटन है भाई, ठीक है। जब इंसान मर जाता है तो उसका कंकाल ही तो बचता है, तो हमारी बॉडी एक कंकाल है। उस कंकाल के ऊपर जो स्किन लगी है, उसका जो मेकओवर हुआ है दैट इज CSS। और जो हम बात कर रहे हैं दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो आपको ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लैंग्वेज विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द डेटा, दैट इज HTML। which type of language will give presentation to the data, that is called CSS। और which part of HTML will decide the behavior function, that is JavaScript। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कल हम करेंगे JavaScript और फ्राइडे को आपको HTML CSS से रिलेटेड क्वेश्चंस, हमने आधा कंप्यूटर किया था उस दिन, उसमें अब आपके HTML के क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं वो फ्राइडे के सेशन में आपके साथ जरूर डील होंगे। तो याद रखना जो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है।
यहाँ तक क्लियर कि नहीं? तो सबसे पहली चीज़ है HTML का स्ट्रक्चर का CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सबसे पहली चीज़ CSS। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ CS की फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स। कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। देखिए मैंने आपको बताया HTML जो है आपका वो डिस्प्ले करता है कंटेंट को डिस्प्ले करता है, दैट इज योर HTML। जो स्ट्रक्चर बनाता है, डेटा का स्ट्रक्चर देने का काम HTML करता है, ठीक है। अब जब भी आपने डेटा लिखा, उसकी जो स्टाइलिंग है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, आपके आगे सुंदर बन के जाना कौन करेगा? CSS, मतलब लुक। आप एक सिंपल से इंसान हो, आपकी लुक चेंज कर दी जाए तो आप एक दिन क्या लगते हो, वाओ क्या कमेंट्स मिलते हैं, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अगर आपकी लुक को चेंज कर दिया जाए तो आपको कमेंट्स, एप्रिसिएशन के कमेंट्स मिलना शुरू हो जाता है। HTML जैसे आप हो, और अगर आप पे मेकओवर कर दिया जाए, दैट इज योर CSS। आंसर इज कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट। तो पूरी वेबसाइट का जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर बना है वेबसाइट का, उस वेबसाइट को पूरा लुकअप को चेंज करना इज कॉल्ड CSS, और उसके बिहेवियर को बताना इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। तो पहली चीज आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। CSS का सिंबल पता क्या होता है? ऐसे करके दिया हुआ है, इस तरह से ब्लू में। और जो HTML का सिंबल होता है वो होता है 5, इस तरह से दिया हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट का सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट का जो आपका कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट है, ये कब आई थी? ये आई थी 1996 में। CSS कब आई थी? 1996 में। HTML आई थी 1991 में, तो ये आई थी 1996 में, जिसने लुक्स को चेंज किया था। और ये जो आपकी कास्केडिंग स्टाइलिंग शीट्स है, ये सिर्फ स्टाइल्स को, मतलब आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा CSS की फुल फॉर्म क्या है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CSS में कौन सी ऐसी साइट है या कौन सा ऐसा फीचर है जो लुक्स को चेंज करता है वेबसाइट की या वेब पेजेस की, वो है CSS, ठीक है। CSS कब आया? 1996 में आया। और इसको लाने वाला कौन था? W3C। कौन सा ग्रुप जो है इसको लेकर आया है? W3C, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मतलब विच ग्रुप क्रिएटेड CSS, दैट इज W3C, ऐसे भी आ सकता है, या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसने लाया आपका CSS, ठीक है। हमने आपकी XML भी पढ़ी थी, दैट इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, जो आपके डेटा को अपग्रेड करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो HTML और XML के लिए हम कौन सी स्टाइलिंग शीट्स यूज करते हैं? आपकी CSS, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि CSS क्या करता है? CSS आपकी स्टाइलिंग्स को चेंज करेगा। तो CSS को चेंज करना, और कौन सा वर्जन हम यूज कर रहे हैं? 3, ठीक है। क्या करता है? अब आपका CSS करता क्या भाई? व्हाट CSS विल डू? इट विल चेंज योर लुक्स, पूरी डॉक्यूमेंट की लुक्स टू द HTML, जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लुक्स को चेंज करना इज कॉल्ड CSS। और दूसरा, आप उसकी वेबसाइट, मतलब कोड्स लगाकर, जो भी CSS के कोड्स हैं, उन कोड्स को लगाकर आप लुक्स को चेंज कर सकते हो। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि CSS को कैसे चेंज किया जा सकता है। CSS को कैसे चेंज किया जा सकता है? तो सबसे पहली चीज, CSS के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है बहुत जल्दी फास्ट अपलोडिंग होती है, सेव करता है टाइम। क्यों सेव करता है टाइम? कि अगर आपने एक कास्केडिंग शीट बना ली है, मींस एक बार आपने जो पेज बना लिया, उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। इसको मतलब आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, इसका मतलब एक बार आपने स्क्रिप्ट या एक बार स्टाइल शीट बना ली, उस स्टाइल शीट को आप बार बार यूज कर सकते हो, तो उससे आपका टाइम ही बचेगा। तो पहली चीज तो ये सेव करता है टाइम को और अपलोड करता है फास्टर। इसको क्रिएट कौन करता है? एक ग्रुप क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड W3C। तो ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज ये सेव करता है टाइम, और अगर एक बार किसी ने पेज बना लिया, उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो कोई भी इंसान, जो भी वेबसाइट, जिसको भी वेबसाइट बनानी है, उसको HTML की पता होनी चाहिए और कास्केडिंग
के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। और सबसे पहली चीज़ है, ये आपकी लुक्स को चेंज कर रहा है, तो लुकअप्स को चेंज कर रहा है, लुक को चेंज कर रहा है। सेकंड आपके विजुअल इफेक्ट्स, और ये आपकी बैकग्राउंड को चेंज करता है, मतलब पूरी वेबसाइट की बैकग्राउंड को जो चेंज किया जाता है, दैट इज CSS। तो यहाँ तक क्लियर है? पहले तो ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? बताइए। ठीक है। और ये क्या है? एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, मेंटेनेंस को करता है, प्रॉपर मेंटेन की जा, इसके थ्रू हम वेबसाइट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसको बनाने वाला कौन था? व्यूम ले। इसको लाने वाला कौन था? व्यूम ले। ठीक है, इसको लाने वाला कौन था? आपका व्यूम लाए। व्यूम लाए भी बोल सकते हो, व्यूम ले भी बोल सकते हो। ठीक है। तो कास्केडिंग शीट्स, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कास्केडिंग शीट्स कब आई थी? 1996 में आई थी। कौन सा वर्जन हम आज यूज कर रहे हैं? कास्केडिंग 3 वर्जन यूज कर रहे हैं, और W3C ने इसको लाया था। और इसको इन्वेंट करने वाला कौन था? व्यून साइड। देखिए, टिम बर्नर। HTML को कौन लाया था? HTML को लाया था टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली। तो ये मत कभी भी ये मत सोचना कि जो HTML को लाया वही CSS को लाएगा, नहीं। HTML को जो लाया है वो टिम बर्नर्स-ली है। व्यूम लाए जो है वो कौन लाया है? वो लाया है आपका CSS। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं कि CSS का, देखिए आपको एक बार सिंटेक्स पता चल गया तो आप इजीली देखिए, जिस तरह से HTML का जो ग्रुप है, HTML की मेन यूनिट क्या है? HTML की मेन यूनिट है टैग्स। HTML की मेन यूनिट्स क्या है? टैग्स। तो टैग्स से जिस तरह HTML टैग्स पे डिपेंड करती है, यहाँ पे CSS किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज पे। CSS में हम टैग्स नहीं यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं? प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। वहां पे HTML, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS? HTML totally depends upon the tags and attributes, whereas the CSS is basically depends upon the आपका प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ठीक है। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं आपका, देखिए सबसे पहली चीज आपको पता है, कल हमने किया था, अगर आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हो तो आप डॉक टाइप, हम क्या करते हैं, जैसे HTML में हमने क्या लिखा था? डॉक टाइप। और ये जब साइन आ जाए, दैट इज योर डॉक टाइप रेफरेंशियल। फिर हमने लिखा था HTML टैग, टैग तो लगे हुए थे। देन उसके बाद आपका हेड, हेड के बाद टाइटल, टाइटल के बाद आपकी आती थी बॉडी, फिर उसके बाद टैग्स क्लोज्ड, यही था। सेम थिंग विद द आपका सिलेक्टर सिंटेक्स। CSS में क्या होता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, लेकिन कहाँ पे? टैग्स के अंदर हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम वहाँ पे HTML में टैग्स यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज कहाँ पे मेंशन होंगी? टैग्स के अंदर। कैसे लिखते हैं? तो एक CSS सिंटेक्स किस चीज का बना होता है? एक CSS सिंटेक्स जो है वो सिलेक्टर, डिक्लेरेशन टैग, ब्लॉक का बना होता है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए बेसिक फंक्शन CSS के दो ही हैं, दो, एक सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक। डिक्लेरेशन ब्लॉक में आते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर क्या यूज किया जाता है? प्रॉपर्टी और आपका वैल्यू। ये चीज याद रखना, प्रॉपर्टी और वैल्यू ये बताते हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलंस। एक पेज के अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज भी लगा सकते हो। तो सबसे पहली चीज, सिलेक्टर क्या होता है? सिलेक्टर होता है, जैसे आपने HTML लैंग्वेज में कोई सिलेक्टर कर लिया, सिलेक्टर इन द सेंस आप हेडिंग कर रहे हो, आप टाइटल को सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्टर जो आपने जिस चीज को आपने रिफ्रेन करना है, जिसको ब्यूटिफाई करना है। सपोज करो, एक एग्जाम्पल से बताते हैं, अगर आपने अपने आप को ब्यूटिफाई करना है, सिलेक्ट क्या करोगे कि मुझे कौन सी चीज अच्छी करनी है? अपने बाल अच्छे करने हैं कि अपनी लुक्स? देखिए, एक बाल अच्छे करने हैं, अपने नेल्स अच्छे करने हैं, या जैसे बॉयज हैं तो बॉयज के लिए एक ही जैसी लुक होती है। ठीक है, उनके लिए बेचारे, उनके पास सिर्फ एक ही लुक है, या तो वो कुर्ता पजामा पहनेंगे या ट्राउजर्स पहनते हैं या फिर पेंट शर्ट। बेसिकली गर्ल्स के पास भंडार होता है। ठीक है, तो गर्ल्स के पास अगर भंडार है तो लुक को चेंज करना है, तो कभी वो स्टाइल ड्रेसेस में स्टाइल बना सकते हैं, कभी हेयर्स में स्टाइल बना सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, बॉयज भी आजकल स्टाइलिंग लुक में जैसे हेयर्स को स्टाइल दे देते हैं, स्पाइक्स कर लिए, ये कुछ कर लिया, बट दे आर वेरी सिंपल एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो सिंपल सी चीज है कि जिस तरह से स्टाइल चेंज करना है, हेडर, हेडर जो होता है
अगर जिसका सबसे पहले हमें सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट करना है वो चीज़ जिसको हमने रिफ्रेन करना है, जिसका हमने स्टाइल चेंज करना है। सपोज करो H1, H1 क्या है, हेडिंग। H1 क्या आती है, आपने किसको सिलेक्ट किया, हेडिंग को सिलेक्ट किया। हेडिंग मान लो जैसे CSS हेडिंग है, तो CSS हेडिंग टैग आ गया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद याद रखना जो CSS होता है, जैसे HTML पे हम ये टैग्स लगाते हैं, CSS में हमेशा कार्टेशियन ब्रैकेट्स लगती है। CSS में हमेशा कौन सी ब्रैकेट, जब भी आपको सिंटेक्स दिया है और वहां पे कार्टेशियन ब्रैकेट्स लगी होंगी तो इट मीन्स कि वो CSS है। तो उसके अंदर जब CSS आई तो आपका जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है, डिक्लेरेशन ब्लॉक की हम क्या यूज कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले तो सिलेक्ट कर लिया हेडिंग, अब हेडिंग को आपने कलर करना है। आप अपने फोन को जो है रिफ्रेश कर लीजिए। आप प्लीज अपने आप को चेक कर लीजिए, फिर से आपको पता चल जाएगा। नेहा ठाकुर आपको क्या दिक्कत आ रही है, आई डोंट नो, बट यहाँ तक किस किस को क्लियर है ये बताइए, किस किस को ये चीज क्लियर हो रही है। बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि CSS क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और अभी आपके पेपर में इनलाइन से क्वेश्चन आया था। तो देखिए, तो सिंटेक्स हमारे पास क्या है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है जैसे आपने कलर, ठीक है, आप कलर को चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज जिसको आपने चेंज करना है, सिलेक्ट आपने हेडिंग लगा ली, टैग्स के अंदर आपने किसी स्टेटमेंट को चेंज करना, तो सबसे पहले आप किसको चेंज करोगे, कलर। प्रॉपर्टी भी मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर, विड्थ, साइज, हाइट, ये सारी प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज क्या होंगी, जैसे कलर है दैट इज द प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का कलर कौन सा होना चाहिए, रेड, ब्लू, व्हाइट, दीज आर द वैल्यूज। कि मतलब मुझे ये पर्टिकुलर व्हाइट कलर तो कोई भी हो सकता है, प्रॉपर्टी तो कोई भी हो सकती है, उस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन इज द वैल्यू। किसी भी चीज को याद रखना है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी आपके अंदर फीचर्स हैं, आपके फीचर्स हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टीज। उस फीचर में खासकर एक अच्छी क्वालिटी का होना, दैट इज योर वैल्यू, कि ये इसमें खास क्वालिटी है, दैट इज द वैल्यू। तो सबसे पहली चीज कलर क्या आ गया आपका, प्रॉपर्टी, और येलो क्या आ गया आपका, वैल्यू। एक जब भी हम कास्केडिंग स्टाइल्स करते हैं, स्टाइलिंग्स करते हैं, तो याद रखना एक टाइम पे हम मल्टीपल पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम मल्टीपल स्टाइल्स कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे येलो और दे आर सेपरेटेड, 2-3 आपने उस पर प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। फिर उसके बाद फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का साइज क्या हो गया आपकी प्रॉपर्टी, और 11 पिक्सल्स जो हैं दैट इज योर वैल्यू। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी सिंटेक्स आता है, आपको सिंटेक्स दे दिया जाए, हो सकता है आपको वहां पे पूछा जाए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका वैल्यू क्या है। तो इसकी बात है प्रॉपर्टी जो उसका फीचर है, जैसे आपका बैकग्राउंड कलर, आपका साइज, आपका फॉन्ट साइज, विड्थ, हाइट, ये सारी प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द विड्थ, स्पेसिफिकेशन ऑफ द कलर, स्पेसिफिकेशन ऑफ द फॉन्ट साइज, वो आपका क्या बताता है, वो आपका बताता है वैल्यू। यहां तक क्लियर। तो एक चीज याद रखना, एक सिंटेक्स जो है वो क्या लेता है, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक विच कंटेन्स प्रॉपर्टीज एज वेल एज आपका वैल्यूज। कलर जो है येलो, कलर इज द प्रॉपर्टी, येलो इज द वैल्यू, फॉन्ट साइज इज द प्रॉपर्टी, 11px इज योर वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है आपकी हर एक डिक्लेरेशन, तो सिंटेक्स कंटेन्स सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक, ईच डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू CS सिंटेक्स में कहां पे होता है, इज इट अ हेडिंग, इज इट अ टाइटल, इज इट अ डिक्लेरेशन ब्लॉक, यस इट इज अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। यहां तक किस किस को क्लियर है, ठीक है। यस, डिक्लेरेशन एज अ पेरेंट और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू आर द चाइल्ड, जैसे हियरार्किकल सिस्टम भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, दिस इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे आपको पता है HTML में हम एट्रीब्यूट्स करते थे जैसे सोर्स था, ऑल्टरनेटिव था, ये क्या थे आपके एट्रीब्यूट्स थे। तो सेम थिंग प्रॉपर्टी क्या बताती है, एट्रीब्यूट बताती है, और वैल्यू क्या बताती है,
जो आपकी असाइंड की गई है, पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन। तो ये चीज याद रखना, CSS में हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। जबकि HTML का डिफरेंस क्या है, HTML में हम यूज करते हैं टैग्स। सारी कहानी HTML पे किस पे डिपेंड करती है, टैग्स पे। जबकि CSS जो कि एक स्टाइल्स, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी चीज है जो लुकअप्स को मेंटेन करती है, तो वो कौन सी है, आपकी CSS। नेक्स्ट आता है CSS सिलेक्टर। CSS सिलेक्टर्स दो तरह के होते हैं। CSS अगर हमने सिलेक्ट करना है तो हमें दो तरह के सिलेक्टर्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट सिलेक्टर और एक होता है ID। फर्स्ट, एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, एलिमेंट सिलेक्टर में आप किसी भी चीज को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे हेडिंग्स, जैसे टाइटल्स, किसी का नेम, वो आपकी क्या है, सिलेक्टर। आईडी का मतलब, आईडी हर किसी की यूनिक होती है, आईडी हमेशा यूनिक होती है, वो एक ही रहती है। आपके सिलेक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन आईडी उसकी स्पेसिफिक ही रहेगी, दैट इज कॉल्ड आईडी। ठीक है। और आपको एक चीज बता दें, जो एलिमेंट सिलेक्टर होता है दैट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय फुल स्टॉप। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, फुल स्टॉप। जबकि आईडी के लिए हम हैश टैग लगाते हैं। आईडी एक यूनिक होती है और आईडी को अगर CSS में आईडी को पूछा जाए तो आईडी के लिए हम कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं, दैट इज हैश टैग। आपका CSS सिलेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, दैट इज पीरियड। पीरियड मीन्स आपका फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, किसी का पर्टिकुलर नेम, नेम कलर भी हो सकता है, नेम फॉन्ट भी हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका CSS क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए क्लास सिलेक्टर मैंने आपको बता दिया जिसमें आप नाम यूज कर सकते हो। और ये याद रखना, CSS सिलेक्टर में जब भी आपका CSS सिलेक्टर आए तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूज करते हैं, दैट इज पीरियड कैरेक्टर। और ये क्या बताता है, आपका स्पेसिफिक क्लास। पर्टिकुलरली जैसे आपका डॉक टाइप लिखा है, अगर वहां पे मैंने लिख दिया फॉन्ट, फॉन्ट इज द स्पेसिफिक क्लास, तो फॉन्ट पे जो प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ मैं, फॉन्ट कर रही हूँ, फॉन्ट साइज कर रही हूँ, और उसमें जो साइज है दैट इज द वैल्यू। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, सिलेक्टर में हम क्या यूज करते हैं, पीरियड यानी स्टॉप, फुल स्टॉप। यूनिवर्सल सिलेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर्स वो सिलेक्टर्स हैं जिसमें हम वाइल्ड कार्ड्स यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड्स में कौन से होते हैं, एम्परसेंड, आपका जैसे हैशटैग, ये होते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। एस्ट्रिक्स, अपोस्ट्रोफिस, दीज आर द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। CSS ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जो होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेम स्टाइल में लिखना इज कॉल्ड ग्रुप सिलेक्टर्स। ग्रुप सिलेक्टर्स क्या होता है कि आपने डिफरेंट स्टाइल्स हैं, एक ही टैग में आप डिफरेंट स्टाइल्स को ग्रुपिंग कर रहे हो, जैसे कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बैकग्राउंड, ये सारी जो है दैट इज इन सारी स्लाइड्स, सारी स्टाइल्स को एक्शन करके आपके आगे एक फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अब आपको समझना है। व्हाट आर द, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ CSS। बेसिक टाइप्स, ठीक है, बेसिक टाइप्स कौन सी होती हैं CSS की, तो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ CSS। फर्स्ट इज इनलाइन। तो अभी पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि इनलाइन क्या होता है। CSS में सिंगल लाइन मूवमेंट कौन सी होती है, इनलाइन, इंटरनल, और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक 3 टाइप्स ऑफ CSS, दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स, इनलाइन, आपका एक्सटर्नल और आपका इंटरनल। बाकी देखिए HTML में अगर आपको टैग्स पता है तो टैग्स की स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल्स को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, CSS। फॉन्ट वही चलेगा, सिंटेक्स वही चलेगा, बस उसकी लाइंस में आपने जहाँ पे जिस चीज को आपने ब्यूटिफाई करना है आप उसको, उस टैग को, और जैसे हेडिंग को करना है, टाइटल को करना है, लाइन को करना है, वहां पे आप उसका लिख दोगे CSS, तो आपका सारा सिंटेक्स चल पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टर के बाद आपने वहां पे जब कार्टेशियन ब्रैकेट्स लगा दी तो आपका सारा CSS कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरनल आपका सबसे पहली चीज है, व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ CSS, दैट इज इनलाइन, एक्सटर्नल और आपका इंटरनल। तो सबसे पहली चीज हम इनलाइन की बात करते हैं। ठीक है, इनलाइन की बात क्या होती है, देखिए ये जो है आपका इनलाइन, ये सिंगल स्टेज कोडिंग है, सिंगल लाइन कोडिंग।
ये स्टाइल्स के अंदर होती है। मतलब जो भी हम स्टाइल बना रहे हैं, स्टाइल के अंदर चेंज करना, दैट इज कॉल्ड, या आपको पता है CSS क्या है, एक स्टाइल। स्टाइल के अंदर अगर किसी चीज को चेंज कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका इनलाइन, यानी आपका सबसे पहली चीज विद इन द स्टाइल एट्रीब्यूट। इसमें कोई हेडिंग नहीं होती, हेडिंग पे हम कोई काम नहीं करते हैं, हम सीधा स्टाइल के अंदर काम करते हैं। जैसे आपका स्टाइल है, यहाँ कार्टेशियन ब्रैकेट लगी, स्टाइल चेंज कर रहे हो, कलर, ठीक है, जैसे हम इसमें कलर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे काम जो होगा दैट इज इनलाइन। जैसे इस सिंटेक्स में देखिए, ये जो है आपका इनलाइन, तो इनलाइन में देखिए कास्केडिंग स्टाइल शीट, आप पैराग्राफ की स्टाइल, P इज फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ की स्टाइल चेंज कर रहे हो तो कलर, कलर इज ब्लू, फिर हैशटैग बन, हेलो CSS P, हैशटैग बन। तो आप किसका स्टाइल चेंज कर रहे हो, स्टाइल, पैराग्राफ का स्टाइल चेंज। स्टाइल के अंदर जो चेंजेस होंगी सिंगल लाइन में, दैट इज किसका स्टाइल चेंज कर रहे हो, कलर का। तो पहली चीज इनलाइन याद रखना, जो सिंगल साइड मूवमेंट है, जो सिंगल कैरेक्टर को चेंज करती है, और ये कहाँ पे होता है, स्टाइल्स के अंदर, मतलब जो स्टाइल के अंदर चेंज होगी दैट इज इनलाइन चेंज। तो इनलाइन चेंज क्या होती है आपकी, यूज टू अप्लाई CSS ऑन सिंगल लाइन, एक सिंगल एलिमेंट और सिंगल लाइन पे जो चेंजेस की जाती हैं उसको बोलते हैं इनलाइन। लेकिन ये हेडिंग पे नहीं होती, ये सबसे वर्स्ट स्टाइल है, ये सबसे क्या है, वर्स्ट स्टाइल, तो ये नहीं है। सेकंड आता है इंटरनल CSS, यानी आपका अंदर की तरफ होना। तो इंटरनल CSS क्या होता है, दैट इज इनसाइड द हेड सिलेक्शन। पहली चीज ये क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पे कर सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या है आपका हेड सेक्शन, हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल को चेंज करना। मतलब जो भी आपका हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन के स्टाइल को चेंज करना इज कॉल्ड एज इंटरनल CSS। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड विद इन द हेड सेक्शन। जहां पे हेड सेक्शन नहीं है दैट इज इनलाइन, जहां पे हेड सेक्शन है दैट इज योर आपका क्या है आपका इनसाइड, यानी आपके स्टाइल टैग को चेंज करना है, स्टाइलिंग को चेंज कर रहे हो लेकिन विद इन द हेड सेक्शन, वो क्या आ गया आपका इंटरनल CSS। क्या आ गया आपका इंटरनल CS। पर इसको भी हम ज्यादातर हेड सेक्शन में यूज करते हैं। लेकिन एक अच्छी वेबसाइट को बनाने के लिए, मल्टीपल पेजेस को लाने के लिए, कि मतलब मल्टीपल कलर्स यूज करना, मल्टीपल कोडिंग्स यूज करने के लिए सबसे बेस्ट स्टाइलिंग शीट कौन सी है, एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या है कि आप एक सिंगल वे से आप पूरी लुक जो है वेबसाइट की चेंज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। मतलब क्या है, ना तो आप वेबसाइट के अंदर से लोगे, ना ही वेबसाइट के बाहर से लोगे। एक्सटर्नल CSS का मतलब है किसी और जगह से उस चीज को लेना और अपनी वेबसाइट को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल CSS। यहाँ तक किस किस को क्लियर है। तो एक्सटर्नल CSS दैट इज CSS ऑन मल्टीपल पेजेस और ऑल पेजेस। जब आपने एक्सटर्नल CSS आप हर पेज पे कर सकते हो। एक बार सपोज करो ये आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट से नहीं ले रहे, किसी और वेबसाइट से स्टाइल को चेंज कर रहे हो, और अगर एक बार आपने अपनी वेबसाइट का स्टाइल चेंज कर दिया तो ये आप एक पेज के लिए नहीं करोगे, मल्टीपल पेजेस के लिए आपका जो है स्टाइल चेंज हो गया, आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपका मैक्सिमम टाइम बच जाएगा कि एक बार आपने जो स्टाइल बना लिया, एक बार जो फॉर्मेट वेबसाइट का तैयार कर लिया, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद आप उस पर आराम से काम कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट कौन सी हुई, एक्सटर्नल CSS। तो एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा CSS सिंगल लाइन के लिए होता है लेकिन उसमें हम हेड सेक्शन यूज नहीं करते, दैट इज इनलाइन। जिसमें ऐसा स्टाइल जो स्टाइलिंग करता है लेकिन विद इन द हेड सेक्शन, दैट इज योर इंटरनल। और ऐसा CSS ना ही जो वेबसाइट से लेता है ना ही बाहर से, बट दैट कैन पिक द स्टाइल फ्रॉम अनदर साइट्स इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल CSS, जो एक नहीं पूरे मल्टीपल पेजेस की लुक को चेंज कर देता है, और एक बार चेंज हो गया तो आपका टाइम सेव हो सकता है। तो यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ, मैं 1 मिनट का, ठीक है। एक्सटर्नल फॉर बिग साइट्स, इंटरनल फॉर पेज, पेट हब बता रहे हैं, और आपका जो सिंगल लाइन के लिए होता है दैट इज इनलाइन। और ये क्वेश्चन अभी आपने देखा होगा N903 के पेपर में CSS से पूछा है। देखिए CSS से आपको लुक्स का पूछा जाएगा,
CSS से सिंटेक्स पूछा जाता है, CSS का कब आया था, और या फिर आपसे पूछा जाता है कि CSS का बेसिक फंडा या CSS में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या वैल्यू होती है, वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम CSS कमेंट्स। CSS कमेंट्स होते हैं इस तरह से जो आपके कोड्स को डिफाइन करते हैं। तो कमेंट्स कहाँ पे होते हैं, डिक्लेरेशन टैग पे, डिक्लेरेशन ब्लॉक पे। ये जो है जो आपके कोड को, देखिए कमेंट सेक्शन क्या होता है, जो आपके कोड्स को पढ़ ले और उन कोड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर ले, दैट इज CSS कमेंट्स। मतलब आपने देखो HTML डॉक्यूमेंट लिखा, ऐसे देखिए HTML टैग लिखा, ठीक है, HTML टैग में स्टाइल को चेंज किया। अब आप CSS प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू वैल्यू CS प्रॉपर्टी 2 HTML टैग। मतलब कमेंट क्या है, कमेंट में आपने HTML टैग लिया और स्टाइल्स को चेंज कर दो। जब आप स्टाइल को चेंज कर रहे हो तो CSS प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 मतलब कोई भी हो सकता है, कलर, ठीक है। यहाँ पे CSS 2 दैट इज योर विड्थ, विड्थ को चेंज करो तो उस पर वैल्यू डाल दी, मान लो 25 विड्थ है, कलर आपने रेड कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपके कमेंट्स है, तो आपकी पूरा स्टाइल चेंज हो गया उस वेबसाइट का, उस पूरी लाइन का। तो मेन चीज ये, जो आपके, अगर आपने ये कोड पढ़ लिया तो इजीली जो आपके कोड को पढ़ सके, उसको रेटिफाई कर सके, वो होते हैं CSS। और उसमें हम क्या होते हैं, या तो ये सिंगल लाइन होते हैं, और इसको हमेशा याद रखना, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्ट्रिक्स। कमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैशटैग, सॉरी बैकस्लैश, और जब आपके एस्ट्रिक्स आ जाए तो दैट इज योर CSS कमेंट्स। ये वैसे इतना पूछा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। अब आता है CSS बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को चेंज करना। तो देयर आर सर्टेन मेथड्स हाउ यू चेंज बैकग्राउंड्स। तो सबसे पहली चीज, बैकग्राउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, BG, ये टैग यूज करते थे। HTML डिस्प्ले क्या है, डेटा मतलब बैकग्राउंड। अगर हमें बैकग्राउंड को सुंदर बनाना है तो बैकग्राउंड को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है, सबसे पहले बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। फिर बैकग्राउंड की इमेज, की जो बैकग्राउंड की इमेज है वो कैसी होनी चाहिए। तो अगर हमें इमेज लगानी है, स्टाइल क्या बनाना है, इमेज लगानी है, देन इट इज बैकग्राउंड इमेज। अगर चेंज करना है तो बैकग्राउंड, देखिए कैसे बनेगा ये सिंटेक्स है, आपने क्या किया, हेडिंग लिख ली, ठीक है, हेडिंग कर ली, ठीक है, H1, ठीक है, ये सिलेक्टर, और उसके बाद कार्टेशियन ब्रैकेट्स में स्टाइल कर रहे हो तो आपने क्या चेंज कर लिया, BG, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कौन सा, रेड, आपका सेमीकोलन, विड्थ आपकी क्या आई, 5। तो इसका मतलब बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड का कलर था वो उस पूरे सिंटेक्स में बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाएगा, चेंज। और अगर आपने इमेज लगाई है तो वैसे ही आपका यहाँ पे क्या आएगा, इमेज, तो आपका इमेज लग गया, अटैचमेंट लग गया, पोजीशंस। तो इस तरह से पोजीशन क्या होती है, सेंट्रल है, लेफ्ट अलाइंड है, या राइट अलाइंड। तो बैकग्राउंड्स में हम कौन कौन से, किस किस एलिमेंट को इफेक्ट दे सकते हैं, तो बैकग्राउंड में हम इमेज भी लगा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं, अटैचमेंट भी एंड पोजीशन भी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है बैकग्राउंड इमेज जो होती है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, टेक्स्ट कलर पे। अगर आपका टेक्स्ट कलर डार्क है तो बैकग्राउंड इमेज क्या होनी चाहिए, लाइट। अगर बैकग्राउंड इमेज डार्क है तो टेक्स्ट कलर क्या होगा, लाइट। तो ये चीज याद रखना, अगर आपने टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लगाया तो आपकी जो इमेज है वो खराब। तो जो भी बैकग्राउंड इमेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है, टेक्स्ट कलर पे। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट आता है CSS बॉर्डर। अब देखियो, आप बॉर्डरिंग कर रहे हो तो बॉर्डर्स किस किस की होती है, टेबल्स की बॉर्डर बना सकते हो आप। साइज, बॉर्डर मतलब आपका साइज, स्टाइल, कलर। बॉर्डर्स क्या होते हैं, आप मान लो इसका बॉर्डर करना चाहते हो, इसका साइज बढ़ाना चाहते हो, तो जितना भी बॉर्डर्स में आता है, बॉर्डर स्पेसिफिकली किसको डिफाइन करता है, स्टाइल, कलर एंड साइज। तो विच CSS प्रॉपर्टी या विच CSS फीचर विल यूज टू डिफाइन स्टाइल, कलर एंड आपका साइज, वो कौन डिफाइन करता है, CSS बॉर्डर। कौन डिफाइन करता है, CSS बॉर्डर। तो CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज कैसे दी जाएंगी, बॉर्डर स्टाइल,
अगर बॉर्डर का स्टाइल करना है तो आप क्या यूज करोगे, बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर देखिए पहला आता है बॉर्डर कलर, फिर सेकंड स्टाइल जो है आपका बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर पहला स्टाइल है बॉर्डर स्टाइल, सॉरी, फिर सेकंड है बॉर्डर। आप बॉर्डर को कैसे कर सकते हो, बॉर्डर का स्टाइल हो सकता है आप डॉटेड लाइंस लगा दो, प्लेन लाइंस लगा दो, दैट इज बॉर्डर। थिक बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर्स कलर, बॉर्डर कलर में आपका इट स्पेसिफाइज द कलर नेम, किसी का नेम स्पेसिफाई करना। तो नेम स्पेसिफाई करने के लिए आप कलर नेम, फॉर एग्जांपल रेड। अगर हमने बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है या बॉर्डर कलर चेंज करना है तो कैसे कलर को चेंज करोगे, तो देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट इज नेम, कि कलर का नाम रख दो, कलर का नाम स्पेसिफाई करो, दैट इज तब भी हो सकता है। आरजीबी, आरजीबी का मतलब होता है वैल्यू। जीबी, कलर इज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की कौन कौन सी वैल्यू है जिसके हम बॉर्डर बना सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी आई नेम, कलर का नाम दे दो, फिर कलर का कैरेक्टर दे दो। कैरेक्टर्स में जैसे आरजीबी वैल्यू, यानी आपके जैसे 255 कई बार हैश टैग करके आपके C64P5 इस तरह से दिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेक्स, दैट इज द हेक्स वैल्यू ऑफ द कलर, हेक्स वैल्यूज देना। तो ये जो है आपकी प्रॉपर्टीज को बताता है। जैसे बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर, तो CSS में हम कहाँ कहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं, एक इमेज पे दे सकते हैं बैकग्राउंड इमेज, एक बॉर्डर्स पे दे सकते हैं जो कि आपका स्टाइल और आपका क्या है, आपका कलर, ठीक है। यहाँ तक देखिए CSS में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, MCQs में हम इसको ज्यादा कवर करेंगे। यहाँ पे आपसे 3-4 क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ CSS, व्हाट इज द सिंटेक्स, और आप CSS में कौन कौन से फीचर्स यूज करते हो, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर्स, और अब हम यूज करेंगे ये है आपकी डिस्क्रिप्शंस कि बॉर्डर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स हो सकते हैं। दैट इज योर डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। किस किस तरह के बॉर्डर्स को आप स्टाइलिंग दे सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉटेड बॉर्डर्स, देन आपके डैश्ड बॉर्डर्स। सॉलिड बॉर्डर्स कौन से होते हैं, थिक बॉर्डर्स। डबल यानी आपके 2 बॉर्डर्स लेकिन उसकी विड्थ, जैसे 2 बॉर्डर्स क्या है ये, ठीक है, 2 बॉर्डर्स। ग्रूव, ग्रूव क्या होता है, जैसे आपने बॉर्डर को बॉर्डर कलर दे रहे हो तो उसको ग्रूव दे दिया, ग्रूव इन द सेंस कि कर्व करना, ठीक है। रिज, इट डिफाइंस 3 रिज बॉर्डर जो कि आपका अकॉर्डिंग टू बॉर्डर कलर। देखिए कौन कौन से बॉर्डर फैक्टर्स हैं जो आपके बॉर्डर कलर्स को दे सकते हैं। ग्रूव जो है वो बॉर्डर कलर पे डिपेंड करेगा, रिच जो है ये भी बॉर्डर कलर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनसेट, ये जो है 3 इनसेट जो कि बॉर्डर कलर वैल्यू पे डिपेंड करता है, और आउटसेट जो ये भी आपका बॉर्डर कलर पे, मतलब आपका रिच, ग्रूव, इनसेट और आपका आउटसेट, दीज ऑल 4 फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर वैल्यू पे। तो आपके बॉर्डर्स किस तरह से हो सकते हैं, डॉटेड, ये जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर थिक ही होगा, बॉर्डर कलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब व्हाट इज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बॉर्डर टॉप, लेफ्ट, रेडियस, यानी आपका बॉर्डर क्या है, कौन सा बॉर्डर आप स्टाइल कर रहे हो, ये स्टाइलिंग के फैक्टर्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि आपका बॉर्डर, टॉप का बॉर्डर किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। बॉर्डर क्या है आपका टॉप पे और लेफ्ट साइड के रेडियस पे, तो ये क्या यूज करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, मतलब जो भी आपका बॉर्डर होगा वो कहाँ का दिखाया जा रहा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। बॉर्डर राइट टॉप पे है लेकिन कौन सा कॉर्नर, राइट कॉर्नर, ठीक है। किसकी स्टाइलिंग, हम बात किसकी कर रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड्स की, सॉरी बॉर्डर्स के स्टाइलिंग की बात करें। तो अगर आपने स्टाइल देना है तो आपकी डिक्लेरेशन में क्या आ रहा है, स्टाइल्स आ रहे हैं, तो स्टाइल्स में हम क्या यूज कर रहे हैं, बॉर्डर। तो प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर, बॉर्डर की हम डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू क्या है, दैट इज टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद बॉटम राइट रेडियस ये आपका आएगा और बॉटम इस साइड पे, ये आपके फीचर्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस क्या है, तो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस का मतलब क्या है कि बॉर्डर जो है वो टॉप कॉर्नर के लेफ्ट पार्ट में जो है उसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। यहाँ तक किसी को बोर तो नहीं लगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो MCQ सेक्शन जब हम इसमें करेंगे
आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे क्या है, और जो थोड़ा बहुत रिफाइन करना होगा वो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बॉर्डर स्पेसिंग, स्पेस देना। अगर हमें बॉर्डर स्पेस देना है तो बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी कौन सी होती है, मतलब मान लो ये दो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में स्पेस है, इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में, इन दोनों बॉर्डर्स के डिस्टेंस को सेट करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। व्हाट इज सीएसएस बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉर्डर्स। और ये जो बॉर्डर्स हैं ये क्या बताते हैं, ये तब होता है जब, या इट अप्लाइज ओनली व्हेन द बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी इज सेट टू सेपरेट। देखिए बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी कब यूज की जाती है, सपोज करो आपका ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर है, ये दो बॉर्डर्स हैं, ये और ये, ठीक है, एक बॉर्डर इस तरह से है और एक बॉर्डर आपका सीधा है। जब आपके दोनों बॉर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं, ठीक है, एक बॉर्डर ये है और एक बॉर्डर ये दोनों कोलैप्स हो रहे हैं, तो इन कोलैप्स को रोकने के लिए, इन दोनों कोलैप्सिंग को अलग करने के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। याद रखना, which property is used to separate the collapsing borders, that is border spacing property। तो कोलैप्स तभी करेंगे जब आपके बॉर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। ये जो है दिस विल नॉट बी एनी स्पेस बिटवीन द बॉर्डर्स इफ द बॉर्डर्स कोलैप्स। अगर बॉर्डर कोलैप्स नहीं होते हैं तो कोई भी सेपरेशन नहीं होगी, इज सेट टू कोलैप्स, ठीक है। अगर बॉर्डर्स कोलैप्स हो चुके हैं तो हम उसको तब सेपरेट करेंगे, अगर बॉर्डर सेट अलग हैं तब हम उसको कोलैप्स नहीं करेंगे, ठीक है। एज वन और टू वैल्यूज फॉर डिटर्मिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। देखिए अब अगर हमें स्पेसिंग करनी है तो दो ही चीजें हैं, दो स्पेसिंग्स होंगी, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ओनली वन टू वैल्यू, अगर दो वैल्यूज हैं तो दो वैल्यूज को स्पेस करना है तो एक वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल, और अगर एक वैल्यू है तो इट आइदर डिपेंड्स अपॉन द हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल स्पेस। अगर एक ही वैल्यू है तो वो दोनों साइड हो सकती है, ठीक है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल। तो याद रखना बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी हम कब यूज करते हैं, जब दो बॉर्डर्स कोलैप्स हो रहे हो तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपका बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। आई होप कि किसी को बोर नहीं लग रहा हो, ठीक है, किसी को बोर नहीं लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है CSS डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसे करता है, डिस्प्ले मतलब दिखाता कैसे है, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ये आपकी CSS लेआउट डिस्प्ले जो है दैट इज द मोस्ट, क्योंकि पूरी वेबसाइट किस पे डिपेंड करती है, उसकी लुक पे, उसकी लेआउट पे। तो विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ द वेबसाइट इज दैट इज CSS डिस्प्ले। Which property of CSS is used to define or is used to control the look of the website is CSS display। तो CSS जो आपके लेआउट को कंट्रोल करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, CSS display। How the element is displayed, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करती है, दैट इज CSS display। और इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। एवरी एलिमेंट जो भी आपके डिस्प्ले वैल्यू है वो नेचर पे डिपेंड, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले वैल्यू होती है वो किस वेब पेज किस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो वेब पेज होगा वो कैसा खुलता है, आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। और ये बताता है CSS डिस्प्ले, और ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले ये बताती है कि जो रेक्टेंगुलर पेज है उसका बिहेवियर क्या है। CSS प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करेगी बिहेव्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, और पूरी लुक को कौन बताता है, उसके कंट्रोल को कौन बताता है, आपका CSS डिस्प्ले। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब CSS डिस्प्ले इनलाइन क्या होगा, इनलाइन का मतलब सिंगल कैरेक्टर, तो यहाँ पे जो सिर्फ सिंगल लाइन मतलब विड्थ को डिफाइन करेगा। CSS डिस्प्ले इनलाइन का मतलब है जो सिर्फ विड्थ को बताता है, दैट इज कॉल्ड, ये एलिमेंट सिर्फ विड्थ को बताएगा, सिंगल लाइन कैरेक्टर है तो वो क्या बताता है, ये आपकी ना तो लाइन ब्रेक करता है ना ही टेक्स्ट को ब्रेक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है CSS इनलाइन की कि ये आपकी सिंगल लाइन कैरेक्टर है, लेकिन ना ही ये लाइंस को तोड़ता है ना ही ये आपके टेक्स्ट को तोड़ता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। तो ये जो इनलाइन एलिमेंट्स है उसमें हम कौन से टैग्स यूज करते हैं, स्पैन,
एम्बेड या फिर बोल्ड, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इनलाइन? फर्स्ट इज स्पैन, सेकंड इज एंकर, थर्ड इज ईएम का मतलब होता है एम्बेडेड करना, क्योंकि टैग्स के अंदर ही, स्टाइल के अंदर ही है, तभी हम एम्बेड कर रहे हैं। और थर्ड फोर्थ इज बोल्ड। यहां तक बताइए किस किस का क्लियर है? किसी को बोर हो रहा है तब भी बता दीजिए, किसी को बोर हो रहा है तब भी बता दीजिए। कोई बोर हो रहा है तब भी बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको बोर कर रही हूँ। बताइए। यस, जो आपका ये पैडिंग वाला सिस्टम है, जैसे एक बॉक्स मॉडल भी है। बॉक्स मॉडल में आपको पता, मैंने उस दिन भी बताया था कि जो बॉक्स मॉडल होता है उसमें आपने एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले एलिमेंट की हो रही है पैडिंग, ठीक है, उसके बाद उसका बिहेवियर एंड देन उसके बाद उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है बॉक्स मॉडल हम करेंगे, एमसीक्यूज में कवर करवा दूंगी वो सेक्शन, क्योंकि मैं ठीक है, तो वो चीज़ हम एमसीक्यूज में कर लेंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट के साथ मैं उसको बॉक्स मॉडल करवा दूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पैडिंग वाला, ठीक है। उसके बाद आता है CSS डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक केबल। ब्लॉक, देखिए सिंपल इनलाइन आया CSS, तो आपका विड्थ अगर आया ब्लॉक एबल, देन इट इज विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट को कौन चेंज करता है? CSS इनलाइन ब्लॉक एबल। नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक कौन से होते हैं? जो आपके हॉरिजॉन्टल स्पेसेस को मेंटेन करते हैं, जितना हॉरिजॉन्टल स्पेस आ सके। तो ये फुल अवेलेबल, जितनी विड्थ है उसको, क्योंकि आपको पता है डिस्प्ले में हम किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स की। रन इन, देखिए अब जो ये डिस्प्ले है ये किस पे चलता है? ये मोजिला फायरफॉक्स पे नहीं चलता। जो आपका CSS डिस्प्ले है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आपकी मोजिला फायरफॉक्स पे काम नहीं करती है। ये कोई भी स्पेसिफिक बॉक्स अपने आप नहीं बताती है। ये किस पे काम करती है? इफ द रन इन बॉक्स कंटेन ब्लॉक बॉक्स इट विल बी सेम एज ब्लॉक, ठीक है। अगर ब्लॉक बॉक्स जो है वो रन बॉक्स को फॉलो करेगा, तो रन बॉक्स बिकम फर्स्ट इन लाइन बॉक्स ऑफ ब्लॉक बॉक्स। अगर ब्लॉक बॉक्स रन बॉक्स बने, तो जो इन लाइन है यानी सिंगल कैरेक्टर, वो क्या बन जाएगा? आपका ब्लॉक बॉक्स, ठीक है। यहां तक बाकी आपका सारा एमसीक्यूज में हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टीज और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि आपसे प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शंस पूछी जा सकती है। जैसे आपका मान लो फ्लेक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है फ्लेक्स, तो इसका मतलब क्या है? इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले एन एलिमेंट एज एन ब्लॉक लेवल फ्लेक्स कंटेनर। इट इज न्यू इन CSS. What is flex property? It is used to display the element on block level flex container. जो block level flex container है उसके अंदर एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, यानी किस में? ब्लॉक लेवल फ्लेक्स कंटेनर में अगर हमें एलिमेंट को डिस्प्ले करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे? फ्लेक्स। और ये बिल्कुल नई है CSS 3, जो कि आज का लेटेस्ट वर्जन है। इनलाइन फ्लेक्स का मतलब क्या है? जो आपका फ्लेक्स है मतलब कंटेंट को डिस्प्ले करना, लेकिन इनलाइन फ्लेक्स कंटेनर में, मतलब सिंगल लाइन कंटेनर पे अगर हमें कंटेंट को डिस्प्ले करना है, देन इट इज इनलाइन फ्लेक्स। और कहाँ पे? CSS। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनलाइन टेबल में क्या है? कंटेंट को डिस्प्ले करो, लेकिन किसके अंदर? टेबल के अंदर, इनलाइन लेवल ऑफ टेबल। नेक्स्ट लिस्ट आइटम आपको पता है लिस्ट के लिए टैग क्या यूज करते हैं? li, ठीक है। लिस्ट एलिमेंट के लिए अगर इट मेक्स द एलिमेंट बिहेव लाइक अ लिस्ट, मतलब जो भी एलिमेंट है, जो भी हमने एलिमेंट को क्रिएट किया है उसको लिस्ट का कैरेक्टर देना इज कॉल्ड लिस्ट आइटम। टेबल्स में एलिमेंट्स को, जो भी हम एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उनको टेबल लाइक एलिमेंट में शो करना, हैशटैग टेबल में, दैट इज योर टेबल। कैप्शन, टेबल को कैप्शन देना। टेबल कॉलम ग्रुप, दैट इज योर आपका कॉल ग्रुप, ठीक है। ये कौन सा है? कैप्शन एलिमेंट। कैप्शन एलिमेंट में टेबल का नाम देना इज कॉल्ड टेबल कैप्शन। आपका टेबल कॉलम ग्रुप को देना कॉल ग्रुप।
ये पूछे जा सकते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जा सकते हैं। अब आता है टेबल हेडर। टेबल हेडर एलिमेंट जो है, यानी आपका टेबल हेडर के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, टी और हेड। टी हेड मतलब क्या है, टेबल हेडर के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, टी का मतलब टेबल, हेड का मतलब आपका टैग लग गया, और ये जो है टेबल हेडर ग्रुप जो आपके टेबल हेड की तरह काम करेंगे। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो टेबल का हेडर ग्रुप है, यानी हेडिंग के लिए हम अगर टेबल को यूज करें तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल हेडर। टेबल फुटर दैट इज टी फुट। टेबल फुटर के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, दैट इज, यानी आपका जो भी फॉर्मेट है टेबल का फुटर पे उसको मेंटेन करना। टेबल रो ग्रुप दैट इज टी बॉडी। अब रो ग्रुप में हम कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, टी बॉडी। ठीक है, टेबल सेल में हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं, टी डी। टेबल सेल में हम टी डी यूज कर रहे हैं, टेबल रो में टी आर, और टेबल कॉलम में सिर्फ कॉलम। याद रखना, जब रो ग्रुप की बात आ रही है तो रो ग्रुप का मतलब है बॉडी, टेबल बॉडी। अगर हम रो की बात करें तो टी आर, और अगर सी की बात करें देन इट इज कॉलम। यहां तक क्लियर? ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कर्सर्स। कर्सर्स क्या होते हैं, जो आपके माउस कर्सर्स, माउस पॉइंटर्स, मतलब हम जहाँ पे स्टाइलिंग्स करके माउस पॉइंटर्स को रखते हैं, ये आपका स्पेसिफाई करेगा कर्सर टाइप विच विल बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज कौन सी यूज करते हैं, अलाइज। अलाइज क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट इज टू बी क्रिएटेड। अगर हमने it is used to display the indication of the cursor, something that is to be created। देखिए, अगर हम CSS में कर्सर यूज कर रहे हैं और अगर कोई चीज हमने क्रिएट करनी है तो हम कर्सर को कहाँ पे रखते हैं, जहां से हमने चीज को क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, अलाइज। क्या यूज करते हैं, अलाइज ऑटो, दैट इज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टी व्हेन द ब्राउजर सेट्स द कर्सर। आप कई बार लिंक पे जाते हो और ऊपर ब्राउजर पे आपने कर्सर को लगा दिया। ये जो कर्सर बाय डिफॉल्ट लगता है इसको बोलते हैं अपने आप। कई बार आपने देखा है, आपने गूगल ऑन किया, गूगल ऑन करने के बाद सीधा कर्सर आपकी URL यहाँ पे लिंक पे होता है, दैट मीन्स ऑटो। इसका मतलब ब्राउजर जो कर्सर ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे है, दैट इज योर ऑटो। उसके लिए हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, ऑटो। इट इज अ बाय डिफॉल्ट। और ऑल स्क्रॉल, ऑल स्क्रॉल का मतलब है जो आपकी स्क्रॉलिंग पे हेल्प करता है, यानी वो कर्सर जो स्क्रॉलिंग पे हेल्प करता है उसके लिए हम वैल्यू क्या यूज करेंगे, ऑल स्क्रॉल। कॉल साइज, कॉल साइज क्या है, जो आपके कॉलम को हॉरिजॉन्टली रिसाइज करता है, उसको हम बोलते हैं कॉल रिसाइज। सेल, ये जो है आपकी कलेक्शन ऑफ सेल्स, दैट इज रो एंड ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है आपका कंटेक्स्ट। ये आपकी कंटेक्स्ट मेन्यू, कितना कंटेक्स्ट आपको या कितना कंटेक्ट आपको अवेलेबल है, दैट इज योर कंटेक्स्ट। जैसे आपने लिंक लिखा तो यहाँ पे जितना भी आप कंटेक्स्ट लिख रहे हो, दैट इज योर कंटेक्स्ट मेन्यू। डिफॉल्ट यानी एरो, आप देखिए ऑटो जो ऑटोमेटिकली कर्सर जहाँ पे चला गया दैट इज ऑटो, और वहाँ पे कर्सर का जो एरो होता है ये भी डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे जो ये कास्केडिंग शीट्स में कर्सर की मूवमेंट बताइए, दैट इज कर्सर प्रॉपर्टी, कि कर्सर कैसे कैसे काम करता है। तो कर्सर अलाइज काम करता है, जहां से हमने कोई चीज को क्रिएट करना है वहां पे कर्सर रखना है, इसको अलाइज। कर्सर का ऑटो मतलब बाय डिफॉल्ट जब हम वेबसाइट को खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लिंक पे जाना, दैट इज कॉल्ड आपका ऑटो। अगर हम कर्सर को बाय डिफॉल्ट वैसे कैसे यूज किया जाता है, एरो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बाय डिफॉल्ट विच टाइप ऑफ कर्सर इज यूज्ड इन वेबसाइट्स, दैट इज योर एरो पॉइंट। क्या आता है आपका, एरो पॉइंट। ठीक है, उसके बाद कॉपी, समथिंग इज टू बी कॉपीड। क्रॉस हेयर यानी कर्सर को प्लस साइन देना, रिसाइज करना। ई रिसाइज मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर एज ऑफ द बॉक्स, राइट, या तो ईस्ट डायरेक्शन में या तो बॉक्स की, या फिर शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। देन ईडब्ल्यू रिसाइज का मतलब क्या है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन की फॉर्मेटिंग करना। एन साइज मतलब नॉर्थ डायरेक्शन को फॉर्मेट करना। एनी रिसाइज करना मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, या बॉक्स, क्योंकि आपको पता है वेबसाइट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमने वेबसाइट को अरेंज करना है या इस तरह से। देन मूव,
समथिंग इज टू बी शिफ्टेड, हेल्प, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आप हेल्प के लिए वेबसाइट पे आपने देखा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, दैट इज हेल्प। ये जस्ट एक टाइप्स हैं, इसको कैसे आना है पेपर में ये हम एमसीक्यूज में देखते हैं कि किस तरह से, बट इतना डिफाइन नहीं जाता, इसको इतना डिफाइन नहीं जाता। जूम इन जूम आउट, दैट इज द CS। ये सारी प्रॉपर्टीज है भाई, हम अपनी वेबसाइट को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट करके आपकी वेस्ट डायरेक्शन, URL की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, दैट इज कर्सर इमेज फाइल की। एक सोर्स है, दैट इज यूनिवर्सल रिलीज डायरेक्शन, रोज को वर्टिकली रिसाइज करना, साउथ डायरेक्शन में आपके एज बॉक्स को रिसाइज करना, या नो ड्रॉप, दैट इज कोई भी ड्रैग्ड आइटम जो कि ड्रॉप नहीं हो रही है उस ड्रैग्ड आइटम को कवर करना। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप स्क्रॉल करते हो, कभी आप एक डायरेक्शन में जाते हो, कभी वेस्ट डायरेक्शन में, दैट इज द रीसाइजिंग, कि हमें वेबसाइट को प्रॉपरली अरेंज करना है। तो ये जो HTML और CSS है ये आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा है। अगर एक चीज याद रखना, HTML नहीं हुई तो CSS नहीं होगा। जब तक HTML से डिस्प्ले नहीं होगा कंटेंट, जब तक डेटा नहीं डलेगा तब तक CSS नहीं कर सकते। इट मीन्स द रूट कॉज ऑफ CSS इज HTML। आई होप कि यहाँ तक खत्म है। किसको बोर लगा है सेशन और किसको इंफॉर्मेटिव, देखिए कोशिश पूरी की है, लेकिन MCQs में ये चीज कवर हो जाएगी, ठीक है। MCQs में ये चीज कवर हो जाएगी, आपकी MCQs में ये सारी चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। कल हम करते हैं, कल कोई टॉपिक लेते हैं, या तो जावास्क्रिप्ट पे लेंगे क्योंकि परसों आपका MCQ सेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड, आधा हमारा उस दिन भी रह गया था, तो आज हम करेंगे आधा सेक्शन हमारा उस दिन रह गया था जिसमें हम इसके कल जावास्क्रिप्ट कर लेते हैं अगर, तो हमारा मैक्सिमम HTML आपका ये खत्म। उसके बाद जो बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जावा आपकी जावा लैंग्वेज है, फॉर्ट्रेन है, पास्कल है, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शंस की क्या होती है, एक ऊप्स आता है, एक सॉफ्टवेयर बॉक्स मॉडल है, और फिर है आपकी साइबर सिक्योरिटी। ये 4 टॉपिक्स रह गए हैं। तो इन देखिए जो लैंग्वेजेस होंगी ना, जावा लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये थोड़ा सा एक एक दिन चलेगा। बाकी पास्कल फॉर्ट्रेन जो है वो हम एक ही दिन में खत्म करेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शंस क्या है। फिर बची C+ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और ये अगले हफ्ते तक मेरा पूरा टारगेट है कि खत्म हो जाए। फिर आपके जो है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, इस हफ्ते मुझे मैक्सिमम सिलेबस खत्म करना है, और फिर आपके नेक्स्ट वीक से एक दिन होगा आपका MCQ सेशन और एक दिन होंगे आपका डिस्क्रिप्शन। मतलब MCQs नेक्स्ट वीक से आपके प्रॉपर कंप्यूटर के शुरू हो रहे हैं, और जिसमें से एक दिन एक टॉपिक करवाया जाएगा, लेकिन MCQs क्योंकि 27 आ गई है, सिर्फ हमारे पास 24 डेज बचे हैं, तो 24 डेज में हमारे से जितना हो सकता है हम करेंगे। बाकी आपकी तैयारी आपके हाथ में है, ठीक है। तो बाकी कोशिश मैं पूरी करूंगी कि आपको, बट आपकी तैयारी भी है, कोशिश हमारी भी पूरी है, पर पेपर पे फोकस रखिए, और हो सकता है 939 का रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकल आए। सॉरी 903 का, 939 तो भी होना है, 903 का रिजल्ट, 817 तो अटका हुआ है, पर 903 का भी निकल सकता है रिजल्ट, क्योंकि बहुत फास्ट रिजल्ट निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके पेपर से पहले 903 का भी रिजल्ट निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही। कल कर रहे हैं हम जावास्क्रिप्ट, और जो है परसों आपका MCQs का टेस्ट हो जाएगा, और अब जो है आपका सैटरडे को सेशन में आपके MCQs में कंप्यूटर सेशन के पेपर्स को भी डील किया जाएगा। तो याद रखना, अब टॉपिक वाइज आपका 3 दिन जो है टॉपिक्स कंप्यूटर के, और 3 दिन आपके MCQs पे प्रॉपर फोकस किया जाएगा। वो मैं आपको अगले हफ्ते से बता दूंगी, क्योंकि 24 दिन है, और 24 दिन में हर हाल में मैराथन्स भी लेने हैं और आपका MCQs भी लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्टे कूल।